नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारिंद्र। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए आज मोदी सरकार ने 3 और नामों का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर स्वामीनाथन के नाम के ऐलान के बाद देश भर में सरकार के इस फैसले की तारीफ हो रही है। क्या है इन लोगों का देश में योगदान, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात संसद में हुए विधायी कामकाज की, बताएंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या है इस वक्त के हालात। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान के लिए 3 और महान विभूतियों को मिलेगा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का किया ऐलान। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की पहले ही की जा चुकी है घोषणा। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा का देश भर में स्वागत। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा बीजेपी, कांग्रेस और RLD समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताई खुशी। किसान नेता और कृषि वैज्ञानिक को सम्मान से किसानों में खुशी की लहर। सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2014 से पहले 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाया। UPA सरकार के घोटालों से देश की छवि को हुआ था नुकसान। शीर्ष परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने से संबंधित विधेयक को संसद की मंजूरी। नए कानून में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने और 10 साल तक की सजा का है प्रावधान। जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को भी मिली मंजूरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब नियंत्रण में हालात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर लिया हालात का जायजा। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से भी की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में 7वें हिंद महासागरीय देशों के सम्मेलन को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया संबोधित। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मुलाकात में व्यापक रणनीतिक साझेदारी, हिंद महासागर से संबंधित मामलों और पश्चिमी एशिया के हालात पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की जीत। नतीजों में इमरान खान के PTI समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़ाई बढ़त। मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। अयोध्या में सरयू स्नान के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। तो सुर्खियों के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज 3 और देश की बड़ी शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद X सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी देश के साथ साझा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। देश भर में इस फैसले की सराहना हो रही है। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने PM मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह सम्मान देश के किसानों को समर्पित है। गांव, गरीब और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। असल में चौधरी चरण सिंह के ज्यादातर फैसलों में किसान शामिल होते थे और उन्हें ये पता था कि भारत में किसानों की तरक्की के बिना देश की असली प्रगति
संभव नहीं है। इसी प्रगतिवादी और भविष्यवादी सोच को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने आपातकाल का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को ये बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। चौधरी साहब के सम्मान के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जयंत चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूल भावना को समझते हैं और जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वे फैसले मोदी जी ले रहे हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं अन्य नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि देश भर के करोड़ों किसानों को सम्मान मिला है, जिनके लिए चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन समर्पित रहा। आज का दिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी को यूपीए सरकार ने, पहले की सरकारों ने नकारा था, उनको हमेशा से उनको भुलाने का काम किया था। उनको जो है भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा है और इसलिए वह निश्चित रूप से पूरे देश की जनता की तरफ से, पूरे देश के किसानों की तरफ से सारे देश के लोग जो है प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं आजादी के बाद उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला था। किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वे 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद 1970 में भी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। इसके बाद वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने और उन्होंने इस दौरान मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की उन्होंने स्थापना की। वहीं 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह किसानों के साथ साथ जनमानस के बीच काफी मशहूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। देश के बड़े किसान नेताओं में शुमार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने देश के 33वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भी किसानों के उत्थान के लिए अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने तब किसानों से पैदावार बढ़ाने का आह्वान किया था। आइए आपको सुनाते हैं उस वक्त की उनकी अपील। और
अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत बम बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन यदि पाकिस्तान अपने इरादे पर कायम रहा तो वे इस मुद्दे पर विचार करेंगे। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ। सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते, बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों को इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का फैसला हुआ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लगातार सराहना हो रही है, जो कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों को सम्मान प्रदान करने में लगी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण कदमों के लिए याद किया जाता है, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लगातार सराहना हो रही है, जो कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों को सम्मान प्रदान करने में लगी हुई है। खास तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में प्रधानमंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। नरसिम्हा राव जी गारू is equally remembered for the work he did as Chief Minister of Andhra Pradesh, Union Minister, and as Member of Parliament and Legislative Assembly for many years. His visionary leadership was instrumental in making India economically advanced, laying a solid foundation for the country's prosperity and growth. पूर्व प्रधानमंत्री के पोते एनवी सुभाष राव ने खुशी जाहिर करते हुए नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी की सराहना की। इसके अलावा नरसिम्हा राव की बेटी सुरभि वाणी देवी ने कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके पिता के योगदान को मान्यता देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल्यों को दर्शाता है। वहीं अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग दैट पार्टी के अतीत तो पीवी नरसिम्हा राव तो बीजेपी नहीं है, वो तो 60-70 ईयर्स उन्होंने जितना मेरा बचपन से देख रहे हैं, उन्होंने तो एक ही पार्टी में सर्विसेज रेंडर करे, वही पार्टी थ्रू उन्होंने सर्विसेज करे देश को, मगर दूसरा पार्टी वालों ने रिकॉग्नाइज करे। दिस इज अ ग्रेट। यूपीए गवर्नमेंट वाज इन पावर इन सेंटर, लीव अलोन भारत रत्न, लीव अलोन एनी अवार्ड्स,
the Gandhi family was very, very instrumental in making Narasimha Rao as a scapegoat for the failures of the Congress party. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has confirmed Sri Narasimha Rao, though he belongs to the Congress party. इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया। बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील नरसिम्हा राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1962 से लेकर 1971 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। 1971 से 1973 तक वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद वो कई बार लोकसभा सांसद चुने गए। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला था। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जब देश की कमान संभाली थी तो उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे पहुंच गया था। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तथाकथित लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया था और भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जब केंद्र की सत्ता को संभाला तो देश के आर्थिक हालात बेहद ही खराब थे। उनसे पूर्व सरकार को विकट स्थिति से निपटने के लिए देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। देश को नाजुक हालात से उबारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसके बाद भारत में विकास की तेज रफ्तार देखने को मिली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर उनके दूरदर्शी नेतृत्व को पुरस्कृत किया है। 1992 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने तत्कालीन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया था। आइए आपको सुनाते हैं उस वक्त का उनका भाषण। जहां तक कि आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, काफ़ी हमें कामयाबी इस दिशा में हुई है। पिछले साल जो हमारी परेशानी थी वो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि हमें सोना भी अपना गिरव रखना पड़ा था। 1000 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। शायद एक हफ्ते के अंदर हम डिफ़ॉल्टर बन जाते और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती। ऐसे समय से हम आगे बढ़े हैं, कुछ सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी विदेश मुद्रा 17,000 करोड़ तक पहुंच गई है और बाहर से किसी भी चीज़ के आयात करने में जिसकी हमें आवश्यकता है, हमें आज किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ साल भर के प्रयास के बाद अब हमारे निर्यात भी कुछ बढ़ने लगे हैं, उनमें बढ़ोतरी होने लगी है। उसमें थोड़ा सा संदेह था कि ये होगा कि नहीं, मगर महीने 1.5 महीने से मैं पाता हूँ कि हमारे निर्यात भी बढ़ने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान की घोषणा के बाद उनके पैतृक निवास बांगड़ा गांव में खुशी का माहौल है। गांव में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और बच्चों में मिठाई भी बांटी गई है। उनके भतीजे MV वेणु और अन्य ग्रामीणों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। Really very glad to hear such a great news as our former Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao was awarded the Bharata Ratna, and we are all very, very happy. Really, he deserves this because since beginning we are all observing him how he could come to such a great position while working under different positions as a state minister and chief minister and also union minister and finally the Prime Minister of India also. And he is also called the father of economic reforms. While he was PM, he was brought economic reforms. He is renowned as father of economic reforms.
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सी भोला, आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एन परशुरामन ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। Very sincere thanks to our proud to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This award timely is given the great recognition for global, because Professor Swaminathan contribution not only India, not only Southeast Asia or Asia, the entire global. We are all Indian proud. Our government of India given this recognition, great honor. नई संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग पार्टी के सांसदों के साथ आज लंच किया। इस अवसर पर खाने का पेमेंट भी प्रधानमंत्री ने खुद किया। 8 सांसदों के साथ लंच पर प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों को भी सांसदों के साथ साझा किया। आज एक बहुत खुशी का दिन है। हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ हम 8 एमपी सांसद ने लंच पार्लियामेंट कैंटीन में हम लंच किया। उसके एक ऑल एमपीज आर वेरी इमोशनली and very surprised, not only BJP party, all parties MPs are there, TTP MP, BSP MP and Kerala MP was there, and on Mahila MPs were there. So we are all enjoyed with the meal with our Honorable Prime Minister. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। शुक्रवार को लोकसभा में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश की आर्थिक प्रगति को दशकों पीछे धकेल दिया है। को लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की आर्थिक बदइंतजामी और भ्रष्टाचार ने भारत को अस्थिरता में धकेलने का काम किया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में 10 सालों में भारत नाजुक अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में G20 के सफल आयोजन से भारत दुनिया में एक सशक्त महाशक्ति के तौर पर उभरा, जबकि कांग्रेस के दौर में कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे आयोजन में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ। पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ कोयला घोटाले से ही देश को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए के शासन में गुटखा बनाने वालों को भी कोयला खदान के लाइसेंस जारी किए गए। यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया। गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर बैंकिंग क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद करने और बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ियां होने देने का भी आरोप लगाया। वहीं चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने यूपीए पर लगे आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार के नीतिगत फैसलों की वजह से ही लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। जब यूपीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रहे थे, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो नींव है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नींव को हम लोगों ने मजबूत किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की नीतिगत अक्षमताओं से पैदा हुए हालातों से निपटते हुए मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया है। आप जो 11वीं इकोनॉमी छोड़ करके गए थे, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, फ्रेजिलिटी, हम उसको दुनिया की 5वीं इकोनॉमी पर ले गए और 2 साल में 3वीं लेकर के आएंगे। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में यूपीए के 10 साल के शासन में अर्थव्यवस्था के हालात पर श्वेत पत्र पेश किया था।
लोकसभा में नियम 342 के तहत चल रही चर्चा के दौरान सभी दलों के सांसदों ने अपनी बातें रखीं। वहीं राज्यसभा में शनिवार को इस श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। शीर्ष परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को भी संसद की आज मंजूरी मिल गई। जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को संसद से पारित कर दिया गया। इसके जरिए जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने का रास्ता साफ हो चला है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के हक में लाया गया है। यह कहना चाह रहे कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को न्याय और अधिकार देने का काम किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार में कोई कमी नहीं कर सकते तथा उसके कामकाज में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 भी राज्यसभा से पारित हो गया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस बिल के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होगा। तीनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। ऐसे विधेयक को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके सर्वसम्मति से पारित करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई हिस्सा, कोई समाज, कोई वर्ग पीछे न रहे। सब मिलकर के सबका साथ, सबका विकास को हम सुनिश्चित करें और 21वीं सदी का भारत विकसित भारत के रूप में हम सब मिलकर के बनाए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को राज्यसभा से पारित किया गया। विधेयक में परीक्षा पत्रों को लीक कराने और अनुचित तरीके अपनाने वाले संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। The bill essentially deals with those who tend to manipulate the examinations, be those the selection examinations for recruitment to government jobs, or be those the competitive examinations for higher educations. But at the outset, I also wish to make it very clear that the bona fide candidate or the student or the job aspirant has been kept out of the purview of this bill. So let not the message go that this is meant to harass a candidate or a bona fide candidate. This is only meant to serve as a deterrent against those who tend to cause injustice in the competitive processes, and for them, as of now, we did not have a specific law in place. नए बिल में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। छात्रों और परीक्षार्थियों को इस दायरे में नहीं रखा गया है। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुए बवाल के बाद से वहां तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। जिला प्रशासन कल आगजनी और हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, तो घायलों के इलाज के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड के आला अधिकारी हालात को नियंत्रित करने के लिए हल्द्वानी में डटे हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल अच्छी खासी संख्या में तैनात किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार की हिंसा और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और पुलिस प्रशासन हिंसा, पथराव और आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है। दंगाइयों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात की समीक्षा करने हल्द्वानी पहुंचे। सीएम ने घायल पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। सीएम ने अधिकारियों को तुरंत सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी दंगाई को न बख्शने की बात कही।
देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इस बीच बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले और आगजनी में शामिल दंगाइयों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार एक्शन में है। ध्यान रहे कि गुरुवार को पुलिस प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम अदालत के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस अवसर पर वहां बहुत से उपद्रवियों ने टीम पर हमला बोल दिया। दंगाइयों ने टीम पर पथराव के साथ साथ भारी हिंसा और आगजनी भी की। प्रशासन ने आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हालात को नियंत्रण में किया। बनभूलपुरा से मॉब क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था, तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा, एसएसपी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी फोर्स ने काफी धैर्य का परिचय दिया। वहाँ पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए। शुक्रवार को उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने भी हल्द्वानी पहुंचकर समीक्षा बैठकें की। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। प्रशासन ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आम लोगों से ये अपील भी की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हल्द्वानी की हिंसा और आगजनी के बाद आसपास के जिलों में भी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। शरारती तत्वों पर नजर रखने के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात की गई है। देहरादून और चमोली सहित कई क्षेत्रों में प्रशासन ने इस बात की पूरी तैयारी की है कि असामाजिक तत्वों को कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का मौका न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त दिल्ली में एक कार्यक्रम में जहां पर टाइम्स ग्रुप का जो ग्लोबल बिजनेस समिट है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच गए हैं। ये टाइम्स ग्रुप का ग्लोबल बिजनेस समिट है और इसमें Mr. Vineet Jain, I'd request you to be on stage, but I just want to read out. मैं सिर्फ 4 पंक्तियां जो दिनकर जी की मैंने आज सबको सुनाई है, प्रधानमंत्री जी आपको फिर से सुनाना चाहती हूं। दिनकर जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और इन 4 पंक्तियों का मैं यहां बैठे दर्शकों से पूछना चाहती हूं, नाम किस पर फिट होता है? Inviting on stage MD of Times Group, Mr. Vineet Jain, to come and welcome our Honorable Prime Minister, our chief guest for this evening. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, esteemed ministers, excellencies, and distinguished guests. At this August gathering, it is my honor to welcome you all to the ET Now Global Business Summit 2024. Over the years, this platform has become a meeting ground for the brightest minds, driving a convergence of visions and setting the agenda for seminal changes for our great country. As we stand at this juncture of a new chapter in India's history, let us acknowledge the profound significance of this moment. Today, the world is gazing at India, a nation that has not only weathered difficult storms, but is well on the way to emerging as the world's 3rd largest economy in the next few years. Today, we see the country as a source
and a guiding light in the complex narrative of global growth and development. The dawn of 2024 marks not just the beginning of a new year, but the onset of a breakthrough era for India. Our markets are reaching new highs. Our economy is going from strength to strength, and the footprints of progress are visible in every corner. India in 2024 is a narrative of triumph. It fills me with pride as I have been witness to India's growth story and now its march towards becoming the world's third largest economy and a beacon of hope in an uncertain global world order. And this optimism surging through the people of our nation, Honorable Prime Minister, is a direct result of your government's strategic initiatives taken under your guidance. From Make in India to Startup India and Digital India, to name a few, the country has not only grown, but has positioned itself as a global leader in development and digital innovation. The interim budget has given a boost to entrepreneurship and innovation in sunrise sectors with a corpus of 1 trillion rupees. Under your G20 presidency, India has not merely participated. It has led with a vision that transcends borders. The concept of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, articulated during the G20 summit, resonates as a rallying cry for global collaboration. The Prime Minister is also enhancing the spiritual and cultural legacy of Bharat. Take Ayodhya, for example, which is undergoing a cultural and infrastructural renaissance. The ancient city is now a living testament to the fusion of tradition and modernity. The vision of Ayodhya as a model for economic growth, rooted in cultural identity, is not just a dream. It is a tangible reality unfolding before us. Respected Prime Minister, your commitment to inclusion, captured in the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, is the heartbeat of a nation on an unstoppable march towards progress. India is also using its military power for the greater good. There is now greater capability within the Indian Navy to execute complex anti-piracy operations. This reflects India's stronger commitment to ensure the safety of commercial shipping and freedom of navigation through vital waterways, so critical in our world today. India's digital infrastructure has undergone a remarkable transformation. With over 880 million internet subscribers, India ranks second globally, just behind China. Leveraging this connectivity, India has pioneered a digital public infrastructure model admired by other nations. In a mere 8 years, Made in India's UPI has evolved from a promising initiative to a universal tool reshaping the transaction landscape. From the simplest roadside purchase to the complexities of IPO stock acquisitions, and now even to purchase a ticket to the Eiffel Tower, UPI has become a tool that other world leaders have experienced, only to wonder why they did not think of it first. When it comes to the economy, India has been a major player on the global stage. India is projected to chip in a hefty 16% to the world's growth as per the IMF report.
Indian economy has been growing at a fast pace and is now the world's 4th largest equity market. It is in the 2nd position in Global Retail Index and has the world's 3rd largest startup ecosystem. And guess what? Wall Street investors are taking notice too. Billions of dollars are shifting from other developed countries to India, with foreign institutional investors betting big on India's future. India is set to grow by over 7% in the current fiscal and become the world's 3rd largest economy with a GDP of $5 trillion in the next 3 years. What's been the secret? Well, since 2014, the country has been strengthening its economic fundamentals in a big way. Take merchandise exports. For example, they hit a record high at around $450 billion in FY23. Sure, there are challenges ahead, like geopolitical tensions and the global demand slowdown, but India has shown resilience like no other. The last 10 years has been transformative for India, with its economy undergoing significant structural reforms, boosting its macroeconomic foundations. As we embark on Amrit Kaal, I want us all to envision a futuristic, inclusive, and prosperous society rooted in a human-centric approach. This will be our India. The next 2 decades belong to India, where initiatives like Make in India, Create in India, Serve from India, and Startup India converge into a majestic narrative, transforming the nation into knowledge, innovation, and a manufacturing hub. This vision aligns perfectly with the theme of this year's ET Now Global Business Summit: disruption, development, diversification. An intricate tale echoing your vision to craft India as the Vishwa Guru. During this time of change, there is no better guide than you, Prime Minister, to set the course. Your address tonight is not just an inspirational speech. It is a compass that will guide us through the uncharted waters of global shifts and will galvanize us in staying the path and achieving the dream of a $30 trillion economy. Distinguished guests, with immense pride, I present to you the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And before we call him up on stage, we'd like you to welcome the Prime Minister with the presentation of a shawl. क्यों विनीत जी, आप मैदान छोड़ रहे हैं? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ऐसी कोई कमेंट नहीं करूंगा जो आपको तकलीफ दे। गयाना के पीएम श्रीमान मार्क फिलिप्स जी, श्री विनीत जैन जी, इंडस्ट्री के लीडर्स, सीईओज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, फ्रेंड्स, ग्लोबल बिजनेस समिट की टीम ने इस बार समिट की जो थीम रखी है
मैं समझता हूं वो थीम इटसेल्फ बहुत अहम है। डिसरप्शन, डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन आज के इस दौर में ये बहुत ही चर्चित शब्द है। और डिसरप्शन, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन की इस चर्चा में कोई इस बात पर सहमत है कि भारत का समय है। दिस इज इंडियाज टाइम। और पूरे विश्व का भारत पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने अभी दावोस में यानी एक प्रकार का वो इस प्रकार के लोगों का कुंभ मेला होता है वहां लिक्विड कुछ और होता है गंगा जल नहीं होता है वहां दावोस में भी भारत के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है। किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है। ये जो दावोस में बोला जाता था, दुनिया के नीति निर्धारक बोल रहे थे। कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है। एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो। एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना रेजिंग बुल से कर दी। आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे, उसमें काफी चीजें उसका जिक्र था। ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो। इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है, यही समय है, सही समय है। फ्रेंड, किसी भी देश की डेवलपमेंट जर्नी में एक समय ऐसा आता है जब सारी परिस्थितियां उसके फेवर में होती हैं। जब वो देश अपने आप को आने वाली कई सदियों के लिए मजबूत बना लेता है। मैं भारत के लिए आज वही समय देख रहा हूं। और जब मैं 1000 साल की बात करता हूं तो बहुत ही समझदारी पूर्वक करता हूं। ये ठीक है कि किसी ने 1000 शब्द कभी सुना नहीं, 1000 दिन का नहीं सुना तो उसके लिए तो 1000 साल बहुत बड़ी लगती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देख पाते हैं।
ये टाइम पीरियड, ये कालखंड वाकई अभूतपूर्व है। एक प्रकार से वर्चुअस साइकिल शुरू हुई है। ये वो समय है जब हमारी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है और हमारा फिस्कल डेफिसिट घट रहा है। ये वो समय है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होती जा रही है। ये वो समय है जब हमारा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और महंगाई नियंत्रण में है। ये वो समय है जब अपॉर्चुनिटीज और इनकम दोनों बढ़ रही है और गरीबी कम हो रही है। ये वो समय है जब कंजम्पशन और कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं और बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी आई है। ये वो समय है जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि हो रही हो और ये वो समय है जब हमारे आलोचक ऑल टाइम लो है। फ्रेंड्स, इस बार हमारे अंतरिम बजट को भी एक्सपर्ट्स और मीडिया के हमारे मित्रों की खूब प्रशंसा मिली है। कई सारे एनालिस्ट ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये लोक लुभावन बजट नहीं है। मेरे तारीफ का एक कारण ये भी है। मैं उन्हें इस समीक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनके आकलन में कुछ और बातें भी जोड़ना चाहता हूं। कुछ मूल बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप हमारे बजट या ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग की चर्चा करेंगे तो आपको उसमें कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स नजर आएंगे और वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ये बजट भी उसी का एक्सटेंशन है। फ्रेंड्स, जब किसी को परखना हो तो उसे किसी मुश्किल या चुनौती के समय में ही परखा जा सकता है। कोरोना महामारी और उसके बाद का पूरा कालखंड भी पूरे विश्व में सरकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर आया था। किसी को कोई अंदाज नहीं था कि हेल्थ और इकोनॉमी की इस दोहरी चुनौती से निपटा कैसे जाए। इस दौरान भारत ने सबसे वो दिन याद कीजिए आप, मैं लगातार टीवी पे आकर के देश के साथ संवाद करता था और उस संकट की घड़ी में सीना तान करके देशवासियों के सामने हर पल खड़ा रहा था। और उस समय प्रारंभिक दिनों में मैंने कहा था और मैंने जान बचाने को प्राथमिकता दी थी और हमने कहा जान है तो जहान है। आपको याद होगा, हमने जीवन बचाने वाले, संसाधन जुटाने में, लोगों को जागरूक करने में पूरी शक्ति लगा दी। सरकार ने गरीबों के लिए राशन मुफ्त कर दिया। हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर फोकस किया। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि तेजी से हर भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंचे। जैसे ही इस अभियान ने गति पकड़ी, हमने कहा जान भी है, जहान भी है। हमने स्वास्थ्य और आजीविका दोनों ही डिमांड को एड्रेस किया। सरकार ने महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। हमने रेहड़ी पटरी वालों, छोटे उद्योगपतियों को आर्थिक मदद दी। हमने खेती किसानी में दिक्कत ना आए इसके लिए सारे उपाय किए। हमने आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। मीडिया जगत के मेरे साथी उस समय के न्यूज़पेपर्स निकाल के देख सकते हैं। उस समय बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि मनी प्रिंट करो, नोट छापो,
ताकि डिमांड बढ़े और बिग बिजनेस को मदद दो। इंडस्ट्रियल हाउस वाले तो मुझे दबाव डाले, वो तो मैं समझ सकता हूं, वो तो आज भी डालेंगे, लेकिन सारे नोबेल प्राइज विनर भी मुझे यही कहते थे, दो बस यही चल रहा था। दुनिया की अनेक सरकारों ने ये रास्ता अपनाया भी था, लेकिन इस कदम से और भले कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम देश की इकोनॉमी को हमारी मर्जी के हिसाब चला पाए और महंगाई, उन लोगों का हाल ये था कि आज भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो रास्ता उन्होंने चुना उसके साइड इफेक्ट आज भी है। हम पर भी दबावने के बहुत प्रयास हुए थे। हमारे सामने भी ये सरल रास्ता था कि जो दुनिया कह रही है, जो दुनिया कर रही है, चलो हम भी उसमें बह चले। लेकिन हम जमीनी सच्चाइयों को जानते थे, हम समझते थे, हमने अनुभव के आधार पर अपने विवेक से कुछ निर्णय किए और उसका जो नतीजा निकला, जिसकी आज दुनिया सराहना कर रही है, दुनिया उसका गौरवगान कर रही है। हमारी जिन नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो हमारी नीतियां साबित हुई और आज इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है। साथियों, हम एक वेलफेयर स्टेट है। देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने नई योजनाएं बनाई, वो तो स्वाभाविक है, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हर पात्र लाभार्थी तक ये योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। हमने सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर भी इन्वेस्ट किया। आप ध्यान देंगे तो हमारे हर बजट में आपको 4 प्रमुख फैक्टर्स नजर आएंगे। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉर्ड प्रोडक्टिव खर्च। दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स पर अनप्रेसिडेंटेड निवेश। तीसरा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल। और चौथा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इन 4 बातों को आपने बराबर देखा होगा। हमने इन चारों विषयों में संतुलन बिठाया और चारों विषयों में ही तय लक्ष्य प्राप्त करके दिखाए। आज कुछ लोग हमसे पूछते हैं, ये काम हमने किया कैसे? इसके कई तरीके से मैं जवाब दे सकता हूं, और उनमें से एक अहम तरीका रहा है मनी सेव्ड इज मनी अर्न का मंत्र। जैसे हमने प्रोजेक्ट तेजी से पूरा करके उन्हें समय पर खत्म करके भी देश के काफी पैसे बचाए। टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट पूरे करना हमारी सरकार की पहचान बन रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2008 में शुरू हुआ था। अगर पहले की सरकार ने तेजी से काम किया होता तो उसकी लागत 16,500 करोड़ रुपए होती, लेकिन ये पूरा हुआ पिछले साल। तब तक इसकी लागत बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। इसी तरह आप असम के बोगी ब्रिज को भी जानते हैं। इसे साल 1998 में शुरू हुआ था और इसे 1100 करोड़ रुपए के खर्च से पूरा होना था। 1100 खर्च। आपको जानकर के भारी लगी क्या हुआ होता, लेकिन बाद में हम आए, हमने इसको जरा तेज गति लगाई। 98 से चल रहा था मामला, हमने 2018 में उसको पूरा किया। फिर भी जो 1100 करोड़ का मामला था वो 5,000 करोड़ पर पहुंच गया। मैं आपको ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। पहले जो पैसा बर्बाद हो रहा था
वो पैसा किसका था? वो पैसे किसी नेता की जेब से नहीं आ रहा था, वो पैसा देश का था, देश के टैक्स पेयर का पैसा था, आप लोगों का पैसा था। हमने टैक्स पेयर मनी का सम्मान किया, हमने परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आप देखिए, नए संसद भवन का निर्माण कितनी तेजी से हुआ, कर्तव्य पथ हो, मुंबई का अटल सेतु हो, इनके निर्माण की गति देश ने देखी है। इसलिए ही आज देश कहता है जिस योजना का शिलान्यास मोदी करता है उसका लोकार्पण भी मोदी करता है। साथियों, हमारी सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी देश के पैसे बचाए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहां कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में, आप ये सुनकर के हैरान हो जाओगे, कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे, ऐसे लाभार्थी जिनका जन्म नहीं हुआ था, ऐसे विधवाएं थी जो बेटी के भी पैदा ही नहीं हुई थी। 10 करोड़, हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की, हमने पैसे की लीकेज रोकी। एक प्रधानमंत्री कह के गए थे 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किए, 1 रुपया निकलता है 100 पैसे पहुंचते हैं, 99 भी नहीं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का परिणाम यह हुआ है, देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। हमारी सरकार ने, सरकार को जी चीजें परचेज करनी होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जेम एक पोर्टल शुरू किया, GEM। उससे हमने समय तो बचाया है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बहुत सारे लोग सप्लायर बन चुके हैं और उसमें सरकार की करीब 65,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, 65,000 करोड़ का सेविंग। ऑयल प्रोक्योरमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हमने किया और उसके कारण 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं। ये आपको भी इसका लाभ मिल रहा है, डे टू डे मिल रहा है। पिछले 1 साल में सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करके भी हमने 24,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। और इतना ही नहीं, जिस स्वच्छता अभियान का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ये देश का प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता की बातें करता रहता है। स्वच्छता अभियान के तहत हमने सरकारी इमारतों में जो सफाई का मैं काम करवाया, उसमें से जो कबाड़ निकला वो बेच करके मैं 1100 करोड़ रुपया कमाया हूं। और साथियों, हमने अपनी योजनाओं को भी ऐसे बनाया कि देश के नागरिकों के पैसे बचे। आज जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को पीने का शुद्ध पानी मिलना संभव हुआ। इस वजह से बीमारी पर होने वाला उनका खर्च कम हुआ है। आयुष्मान भारत ने देश के गरीब के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं और उसका उपचार हुआ है। पीएम जन औषधि केंद्र पर 80% डिस्काउंट, और हमारे देश में डिस्काउंट की एक ताकत होती है। कितना ही बढ़िया स्टोर हो, कितना ही बढ़िया माल हो, बगल वाला 10% डिस्काउंट लेकर सारी महिलाएं वहां चली जाएगी।
80% डिस्काउंट से हम देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को दवाई देते हैं जन औषधि केंद्र में, और उससे जिन्होंने वहां से दवाई खरीदी है उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, मैं वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली अनेकों पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हूं। मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके जाना नहीं चाहता हूं, मैं आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहता हूं। साथियों, खजाना खाली करके 4 वोट ज्यादा पा लेने की राजनीति से मैं कोसों दूर रहता हूं, और इसलिए हमने नीतियों में, निर्णयों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बिजली को लेकर कुछ दलों की अप्रोच आपको पता है। वो अप्रोच देश की बिजली व्यवस्था को बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है। मेरा तरीका उनसे भिन्न है। आपको पता ही है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम से लोग बिजली पैदा करके अपना बिजली बिल जीरो कर सकेंगे और ज्यादा बिजली बेचकर पैसा भी कमाएंगे। हमने सस्ते एलईडी बल्ब देने वाली उजाला योजना चलाकर, हमारे पहले की सरकार थी तब एलईडी बल्ब 400 रुपये में मिलता था, हमें आए तो स्थिति बन गई 40-50 रुपये में मिलने लगा, और क्वालिटी सेम, कंपनी सेम। एलईडी के कारण बिजली बिल में लोगों के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, यहां तो आप सब, यहां बहुत बड़ी मात्रा में सीजन पत्रकार भी बैठे हैं। आप जानते हैं 7 दशक पहले से हमारे यहां गरीबी हटाओ के नारे दिन रात दिए जाते रहे। इन नारों के बीच गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन तब की सरकारों ने गरीबी हटाने का सुझाव देने वाली एक इंडस्ट्री तैयार जरूर कर दी। उनको उसी से कमाई होती थी। कंसल्टेंट सर निकल पड़े थे। इस इंडस्ट्री के लोग गरीबी दूर करने का हर बार नया नया फॉर्मूला बताते जाते थे और खुद करोड़पति बनते जाते थे, लेकिन देश गरीबी कम नहीं कर पाया। सालों तक एसी कमरों में बैठकर वाइन एंड चीज के साथ गरीबी हटाने के फॉर्मूले पर डिबेट होती रही और गरीब गरीब ही बना रहा। लेकिन 2014 के बाद जब मैं गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी के नाम पर चल रही ये इंडस्ट्री ठप हो गई। मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही हैं, हमारी सरकार की दिशा सही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे, अपने देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, हमारा गवर्नेंस मॉडल 2 धाराओं पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम 20वीं सदी की चुनौतियों को एड्रेस कर रहे हैं जो हमें विरासत में मिली है, और दूसरी तरफ 21वीं सदी के एस्पिरेशंस को पूरा करने में हम जुटे हुए हैं। हमने कोई काम छोटा नहीं माना। दूसरी तरफ हम बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराए,
हमने बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। हमारी सरकार ने अगर 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं तो स्पेस सेक्टर में भी नई संभावनाएं बनाई है। हमारी सरकार अगर गरीबों को 4 करोड़ घर दिए हैं तो 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनाए हैं। हमारी सरकार ने अगर 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं तो फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारी सरकार ने वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलवाई है। हमारी सरकार ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग से जोड़ा है तो वहीं डिजिटल इंडिया से, फिनटेक से सुविधाओं का सेतु भी बनाया है। साथियों, इस हॉल में अभी देश दुनिया के तमाम विचारक और उद्योग जगत के गणमान्य महानुभाव बैठे हैं। आप अपने संस्थान के लिए टारगेट कैसे बनाते हैं? आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि हम पिछले साल जहां थे वहां से अपना टारगेट तय करते हैं कि पहले 10 पर थे तो 12 पर जाएंगे, 13 पर जाएंगे, 15 पर जाएंगे। अगर 5-10% की ग्रोथ है तो इसको अच्छा मान लिया जाता है। मैं कहूंगा कि यही कर्स ऑफ इंक्रीमेंटल थिंकिंग है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप खुद को दायरे में बांध रहे हैं, क्योंकि आप खुद पर भरोसा करके अपनी गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, मैं सरकार में आया था तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इसी सोच में फंसी हुई थी। मैंने तय किया कि ब्यूरोक्रेसी को इस सोच से मैं बाहर निकालूंगा, तभी देश उस सोच से बाहर निकल पाएगा। मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा स्पीड से, कहीं बड़े स्केल पर काम करना तय किया और आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 70 साल में, 7 दशक में नहीं हुआ है। यानी 7 दशक और 1 दशक की तुलना कीजिए आप। 2014 तक 7 दशक में करीब 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 7 दशक में 20,000 किलोमीटर। हमने अपनी सरकार के 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। अब मुझे बताइए, कोई मुकाबला है? मैं मई महीने की बात नहीं कर रहा हूं। ट्वेंटी 2014 तक 7 दशक में 4 लेन या उससे अधिक के करीब 18,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। 18,000। हमने अपनी सरकार के 10 सालों में ऐसे करीब 30,000 किलोमीटर हाईवे बनाए हैं। 70 साल में 18,000 किलोमीटर, 10 साल में 30,000 किलोमीटर। अगर इंक्रीमेंटल सोच के साथ में काम करता तो कहां पहुंचता है भाई? साथियों, 2014 तक 7 दशक में भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो रेल नेटवर्क बना था। बीते 10 सालों में हमने 650 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो रेल नेटवर्क बनाया है। 2014 तक 7 दशक में भारत में 3.5 करोड़ परिवारों तक नल से जल का कनेक्शन था। 3.5 करोड़। 2019 में हमने जल जीवन मिशन शुरू किया था। बीते 5 साल में ही
हमने ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचा दिया। साथियों, 2014 के पहले के 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला था वो वाकई देश को कंगाली की राह पर लेके जा रही थी। इस बारे में संसद के इसी सेशन में हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है। आज उसकी चर्चा भी चल रही है। और मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं। ये व्हाइट पेपर मैं जो आज लाया हूं ना, वो मैं 2014 में ला सकता था। राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता। लेकिन 2014 में जो चीजें जब मेरे सामने आई, मैं चौंक गया था। अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी। घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी। अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता, जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता। लोग मानते डूब गए, अब नहीं बच सकते हैं। जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि भाई तुम्हें एक गंभीर बीमारी है, तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। देश का वही हाल हो जाता। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती। और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए। और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं। साथियों, आज आप भारत की उन्नति की नई ऊंचाई देख रहे हैं। हमारी सरकार ने अनेक भी काम किए हैं। और अभी मैं देख रहा था कि दूसरा की तीसरी इकोनॉमी हमारे विनीत जी बार बार कह रहे थे, और किसी को आशंका नहीं है। मैं देख रहा था, विनीत जी तो बहुत नम्रता से बोलते हैं, अत्यंत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन फिर भी आप सब भरोसा करते हैं, हाँ यार हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्यों? बगल में मैं बैठा था। और मैं आपको गारंटी देता हूं, हमारे तीसरे टर्म में देश इकोनॉमी में दुनिया में नंबर 3 तक पहुंच जाएगा। और साथियों, आप ये भी तैयारी रखिए, मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं, हर एक को तैयारी करने का मौका भी देता हूं। लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है जो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब अनुभव मेरा हो गया है आपको, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं। और इसलिए मैं बताता हूं, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी
पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा और ये मोदी की गारंटी है। मैं आशा करता हूं कि इस समिट में सकारात्मक चर्चाएं होगी, बहुत से अच्छे सुझाव निकल करके जाएंगे जो हमको भी जो रोड मैप तैयार हो रहा है उसमें काम आएंगे। एक बार फिर इस आयोजन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, वाकई आपका कोई मुकाबला नहीं। और मैं भी मई की बात नहीं कर रही हूं, फरवरी की ही बात कर रही हूं। आपने जो रास्ता दिखाया, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सेविंग का रास्ता दिखाया है, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट में कोई सेविंग की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी कैन गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। कॉन्फिडेंस और मार्गदर्शन आपका हमें मिलता रहा है, मिलता रहेगा, ऐसा आपने आश्वासन दे दिया है और आपकी गारंटी भी है। तो हम सब आपको तहे दिल से आपको ऑनर करना चाहते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एमडी विनीत जैन जी को कि जो काम पहले होना चाहिए था वो अब हो जाए, क्योंकि स्पीच इतनी बढ़िया थी। और हमारी गलती को हाईलाइट ना करने का जो आपने बड़प्पन दिखाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कैन आई कॉल अप ऑन स्टेज एंड एमडी विनीत जैन जी, इफ यू कैन ऑनर द प्राइम मिनिस्टर। Thank you very much, Honorable Prime Minister. Thank you, Mr. Vineet Jain, MD of Times Group. And thank you, ladies and gentlemen, for that packed house and the huge round of applause for Prime Minister Modi. I request all members of the audience to stay in your place till we can see off the Prime Minister. MCs, please take over. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे टाइम्स ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस समिट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कैसे 20वीं और 21वीं सदी के लिहाज से भारत को आगे बढ़ाना है, कैसे तीसरे टर्म के लिहाज से भी उन्होंने गारंटी दी और कहा कि भारत दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था उनके तीसरे टर्म में बनने वाला। उन्होंने साफ तौर से जिक्र किया कि उनकी जो आर्थिक योजनाएं हैं उसमें किस प्रकार से कंटिन्यूएशन रहता है, कंसिस्टेंसी रहती है, उसकी वजह से अपने आप में ये लगातार अपने आप में ये देश तरक्की कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस समिट की थीम अपने आप में बहुत खास। प्रधानमंत्री ने कहा पूरे विश्व में भारत के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है, यानी दुनिया का भरोसा भारत पे बढ़ा है।
ये भारत का समय है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भारत का दबदबा ना हो और दुनिया इसको स्वीकार रही है और भारत की तरफ देख रही है। आज हर विशेषज्ञ कह रहा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी कि ये मौजूदा मोदी सरकार के 2 टर्म में एक बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है। आज भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर ऐसा सकारात्मक भाव पहले कभी नहीं था जो अभी है। लाल किले से उन्होंने कहा था, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि यही समय है, सही समय है और देश कैसे यहाँ से एक तेज गति से आगे बढ़ेगा। जब 1000 साल की बात करता हूँ तो बहुत समझदारी के साथ करता हूँ कि देश को यहाँ से कैसे आगे ले जाना है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि ये कालखंड अभूतपूर्व है। ये वो समय है जब हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है और राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, अवसर बढ़ रहे हैं और गरीबी घट रही है। बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि ये वो समय है जब हमारे आलोचक भी ऑल टाइम लो हैं, यानी कि आलोचकों के पास में विषय की कमी है कि आखिर किस मुद्दे पर उनका आलोचना करें। किसी भी देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब सारी परिस्थितियां उसके पक्ष में होती हैं और भारत मौजूदा समय में वहीं पे खड़ा हुआ है। ये वो समय होता है जब वो देश अपने आप को आने वाली कई सदियों के लिए मजबूत बना लेता है और इसलिए काम करने की ज़रूरत है। मैं भारत के लिए आज वही समय देख रहा हूं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट को मीडिया और एक्सपर्ट की खूब प्रशंसा मिली है क्योंकि वो लोक लुभावन बजट के तौर पर नहीं था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये लोक लुभावन बजट नहीं है और तमाम लोगों ने इस बात को, जानकारों ने इस बात को भी साफ तौर से सामने रखा है। इस बजट में स्थिरता, स्थायित्व और निरंतरता के प्राथमिक सिद्धांत नजर आएंगे। कोरोना महामारी और उसके बाद का कालखंड दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा था, लेकिन भारत ने धैर्य के साथ इस परीक्षा को दिया है। कोरोना संकट के दौरान मैं हर पल देशवासियों के साथ खड़ा रहा, उनसे संवाद करता रहा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। हमने देश के वर्तमान के साथ ही देश के भविष्य में भी निवेश किया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को बेहतर बनाने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार स्वयं हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। इस बात की चिंता करके योजनाओं को उस प्रकार से उतारा गया है। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना हमारे सरकार की पहचान बन गई है। टाइम से प्रोजेक्ट पूरा करके पैसे की बचत भी होती है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि बिजली से लेकर कुछ दलों का अप्रोच देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारी सोलर योजना के जरिए न सिर्फ बिजली के बिल बचाए जा सकते हैं बल्कि पैसे भी कमाने का मौका आम देशवासी को मिलने वाला है। 2014 के बाद हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ अभियान शुरू किया और आज 25 करोड़ लोग गरीबी के बाहर आ सके हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि हम 20वीं सदी की चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं क्योंकि वो विरासत में मिली हैं। 21वीं सदी की आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम आज देश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि देश आम लोगों का जीवन आसान हो सके, उनका जीवन स्तर सुधरे, ये हमारी प्राथमिकता है। राजनीतिक स्वार्थ साधना होता तो 10 साल पहले वो आंकड़े देश के सामने रख सकता था जो आज श्वेत पत्र के माध्यम से सामने रखे हैं। हमने उस समय राजनीति नहीं करके राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। आज आप भारत की उन्नति की नई ऊंचाई देख रहे हैं, लेकिन अगर 2014 में ऐसी सच्चाइयां बाहर आती तो शायद देश का विश्वास टूटता और लोगों की भरोसा भी टूटता। आज मेरी वजह से किसी को आशंका नहीं है कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि बहुत जल्द तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने कही। और एक बात और भी प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि तीसरे काल में और भी बड़े फैसले लेने हैं जिसका अपना एक तरीके से काम हो रहा है। और उन बड़े फैसलों को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम सुझावों पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उस पर भी काम होता दिखाई पड़ेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों पे मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री को संबोधन का, जो अब से कुछ देर पहले टाइम्स ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया और तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कैसे सरकार ने 10 वर्षों में एक बड़ा ट्रांसफॉर्म किया और कैसे भविष्य में एक बड़ी नींव रखी है देश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं शिशिर सिन्हा जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि संसद में व्हाइट पेपर लाना और उस पर चर्चा का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने इस मंच से किया और उन्होंने इस बात को साफ तौर से कहा कि 2014 में अगर ये चाहता तो लेकर आता, लेकिन वो राजनीति होती, राष्ट्र नीति के लिए वो नहीं लाया और अब देश के सामने सच्चाई लेकर आया। आपको लगता है कि ये जो पूरी पॉलिटिकल चर्चा चल रही थी व्हाइट पेपर को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री का साफ गोई से अपनी बात को सामने रखना, ये भी एक विश्वास पैदा करने वाले राजनेता की पहचान? निश्चित रूप से। हालांकि ये बात प्रधानमंत्री जी एक बार संसद में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि जो वित्तीय स्थितियां थीं, बैंकों की जो हालत थी, जो एनपीएस था, जो उनकी बुरी स्थिति थी, अगर उस समय वो सार्वजनिक कर देते तो एक वित्तीय संकट, मतलब एक भयानक संकट हो सकता था। हो सकता था कि बैंकों के प्रति लोगों का एकदम विश्वास खत्म हो जाता कि क्या हालत है, और ऐसा भी हो सकता था कि लोग बैंकों को लाइन लगा करके अपने पैसे, जैसे कई बार होता है, ये इसका हल्का सा हिंट दे करके वो आज उन्होंने इस बात को दोहराया कि जब हम उस संकट से उबर गए, हमने आज उस स्थिति में हैं, तो हम बता रहे हैं कि जब हम आए थे तो किस तरह से कैसी विरासत हमें मिली थी और किस पर हमने ये ढांचा 10 साल में खड़ा किया है। मुख्य रूप से आज जो उन्होंने बिल्कुल कुछ नई बातें जो उन्होंने कही कोरोना के बारे में, जैसे कोरोना आया और पूरी दुनिया किस ढंग से उससे निपटी, और मोदी जी ने जो अपना अप्रोच रखा, जो अपनी नीति रखी, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। शिशिर भाई, ये इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, फिनेंशियल में, कि 1 रुपए अगर बचत होती है तो वो 1 रुपए आय माना जाता है। ए रूपी सेव्ड इज रूपी अर्नड। यानी मोदी जी इस पर चले, उन्होंने नोट छाप करके, जैसे बाकी देशों ने किया कि नोट छापो और वो करो, देखा जाएगा मुद्रास्फीति होती है, तो नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। उनका ये कहना था कि हमने भविष्य के लिए बचा के रखा जी, कि कैसे होगा, जितनी जरूरत थी उतना किया और आगे। दूसरी एक बात उन्होंने बहुत अच्छी आज कही है, उन्होंने कहा है, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ राजनीतिक दलों के लिए। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले जो दुनिया आने वाली है 21वीं सदी की, बच्चे जो आएंगे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, मैं उनके लिए भी एक भारत बनाना चाहता हूं, जो भारत उनको एक खुशहाल भारत मिले। उसके लिए उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा मैं उनमें से नहीं हूं जो चंद वोटों के लिए खजाना खाली कर देता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और जो अभी उन्होंने बजट पेश किया है, उसको सारे लोग ये मानते थे कि इलेक्शन के पहले का बजट है, लॉलीपॉप होगा, कुछ फ्रीबीज जैसा कुछ भी होगा जी, जैसे होता है हमेशा।
उन्होंने कहा कि मैं निहत्था लड़ने जा रहा हूं। और आज मोदी जी ने जो जिक्र किया, उन्होंने यही कहा कि हमारे 10 साल की जो नीतियां रही हैं जी, और जो हमने काम किए हैं, उसमें एक कंटिन्यूटी जो है जी, एक निरंतरता जो है, बिल्कुल रामकृपाल जी, उसके चलते हम यहाँ तक पहुंचे हैं जी। और ये कंटिन्यूटी हमारी नीतियां और हमारे काम जी, उस पर हम जनता से वोट बिल्कुल। और शायद मांगने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हंसी मजाक में हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मई महीने के मुकाबले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, और वो भी एक हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा। शिशिर जी, आपको लगता है कि जो बात रामकृपाल जी ने कही कि किस प्रकार से स्टेबिलिटी की बात हो, कंसिस्टेंसी की बात हो, कंटिन्यूटी की बात हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज में 2014 से लगातार देखने को मिल रहा, और शायद इसी वजह से आज दुनिया का भारत पे भरोसा बढ़ा है, सामाजिक आर्थिक लिहाज और नीतियों के लिहाज से, शायद यही एक बड़ा आधार है। क्या इस संदेश को आप किस तरीके से देखते हैं शिशिर जी? इस संदेश को समझने के पहले एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूँगा। जो रामकृपाल सर ने कहा कि 1 रुपया बचाने का मतलब 1 रुपया आय है, और कोविड के समय में क्या परिस्थिति है। एक इकोनॉमिक्स में, एक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत दिया गया था मिल्टन फ्रीडमैन का, जो बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी कंसेप्ट। और हेलीकॉप्टर मनी कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी देश में संकट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप वहाँ पर नोट छाप दीजिए। जैसे आपको याद होगा कि कभी भी बाढ़ या कोई आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जाती है। ये कंसेप्ट है कि हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये है कि पैसा आप छाप दीजिए, लेकिन जब आप पैसा ज़्यादा चलन में आता है तो उसकी कीमत घट जाती है और महंगाई पर असर पड़ता है। बिल्कुल। तो जो रामकृपाल जी ने कहा, मैं बस उसमें एक लाइन जोड़ना चाहता था। दूसरी बात देखिए, निवेशक के लिए, चाहे वो देसी निवेशक हो चाहे विदेशी निवेशक हो, उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि नीतियों में किस तरह से अस्थायित्व हो। क्योंकि क्या है कि आप बहुत ज़्यादा नीतियों में बदलाव करते रहें तो उनकी निवेश के फैसले पर और उनके आगे की जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। इन 10 वर्षों में हमने क्या देखा कि जो नीतियां बनाई गई उनमें स्थायित्व थी, और उस स्थायित्व का ही ये असर देख लीजिए कि आप चाहे विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ोतरी देखी। हाँ, ये जरूर चिंता की बात है कि देसी निवेशक उस रफ्तार से आगे नहीं आए हैं। उनकी अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी परेशानी है, लेकिन वो रफ्तार नहीं आई है जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उसकी काफी हद तक, जिसे कह सकते हैं, भरपाई जो है वो विदेशी निवेश के जरिए हो पाई है। तो मुझे लगता है कि संदेश बिल्कुल साफ है देशी विदेशी उद्योग जगत को। चूंकि ये मंच भी ऐसा था जहां पर दुनिया भर के जाने माने उद्योगपति जमा थे, उनको यही जो है वो मैसेज दिया गया, उनको यही संदेश दिया गया कि हम वित्तीय स्थायित्व में यकीन करते हैं, हम नीतियों में स्थायित्व में यकीन करते हैं, और हम भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो आप आइए, हमारे यहाँ पैसा लगाइए। बिल्कुल। और शायद भारत में राजनीतिक स्थिरता भी एक बड़ा कारण है, और शायद ये भी भरोसा पैदा करता है निवेशकों के लिए। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में दावोस का जिक्र भी किया और कैसे दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप दोनों से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू,
तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार, शिशिर सिन्हा जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। रामकृपाल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि गरीबी हटाओ एक बड़ा राजनीतिक स्टंट के तरीके से होता था, लेकिन 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। कैसे 10 वर्षों में सामाजिक आर्थिक योजनाओं से एक बड़ा परिवर्तन लाया है, तो ये भी दिखाता है कि कैसे जमीन पे बदलाव से आम आदमी मजबूत हो रहा है। छोटा सा जवाब। नहीं, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी ने जो हकीकत है उसको रखा उन्होंने, और एक तरह से मैं अगर कहूं, हालांकि प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन सही मामलों में जिसको भारत की आजादी के बाद कहा जाता था कि सॉफ्ट सोशलिज्म, और जिसको इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था गरीबी हटाओ, प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब जो किया था, मोदी जी ने कहा कि उसके चलते गरीबी कैसे हटेगी, इसके लिए कमेटियां बना दी जाती थी और वो उनकी तनख्वाहें मिलती थी बड़े बड़े, लेकिन गरीबी हटती नहीं थी जी। वो सही मामलों में, जैसे अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो देखिए मोदी जी ने क्या किया कि बिना कोई नाम लिए, समाजवाद का नाम लिए जी, एक जो कभी लेफ्ट और कांग्रेस की बपौती होती थी जिसको सोशलिज्म करते थे, मोदी जी ने उसको लागू करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 70s में इंदिरा गांधी ने किस लिए किया था कि आम गरीब आदमी बैंक के दरवाजे जाए, उसका खाता खुले। ये काम मोदी जी ने किया। वो जिस चीज के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था वो काम जमीनी हकीकत में उसको मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया। और आप देखिए कि एक छोटा सा मैं वाक्य कहूं, इज्जत घर से रसोई घर जी। अब आप सोच लीजिए, किसी एक आम महिला जिसको गांधी जी कहते थे अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति तक, अगर आज वो गरीब गांव का एक अंतिम व्यक्ति, उसके घर की उसकी पत्नी, उसको इज्जत घर से रसोई घर, वो जहां भी जाती है तो मोदी जी दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, वो मजबूती, सशक्तिकरण जी। रसोई घर भी दिया जी, रसोई घर में अनाज भी दिया जी, और जिस छत के नीचे है वो भी गैस सिलेंडर भी है, और जानते हैं वो मकान उस महिला के नाम है। बिल्कुल, महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी के बाद संपत्ति की अधिकारिणी बन रही हैं जी। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि चूंकि वो जो कुछ भी हुआ है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, बिल्कुल वो गांव के आदमी के घर पक्का हुआ है, तो इसलिए वो चीज उसको बताने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल, वो दिखाई पड़ रही है जमीन पे। मैं जी वक्त का थोड़ा सा सीमा है शिशिर जी, क्योंकि तीसरे टर्म की गारंटी भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस टर्म पे रखी है और कहा कि कैसे तीसरे टर्म में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ये भी दिखाता है कि रिफॉर्म की सरकार आने के बाद चलने का भरोसा किस तरीके से इसको आप देखते हैं। देखिए, अभी हमारे पास पहला जो लक्ष्य है वो $5 ट्रिलियन का है, उसके बाद अगला लक्ष्य जो है वो $60 ट्रिलियन का है, और उसके बाद का लक्ष्य विकसित भारत का है। अब ये 3 लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास 25 साल का, अगले 22-25 साल का समय है। तो जाहिर सी बात है कि ये लक्ष्य तभी हासिल किए जा सकते हैं जब आपकी नीतियों में अस्थायित्व हो और सुधार की प्रक्रिया जारी रहे। हमें जो उम्मीद है कि आज जो प्रधानमंत्री के भाषण से जो बातें, या पहले जो उन्होंने सदन में कहा था कि तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े फैसले किए जाएंगे, हमें ये लग रहा है कि सुधार को लेकर के अभी भी जहां कहीं भी थोड़ी बहुत भी जो कमी रह गई है वो शायद हमें तीसरे कार्यकाल में दिखेगा, और खास तौर पे बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जो दिक्कतें थोड़ी बहुत बची हुई हैं उनको लेकर के बड़े फैसले की उम्मीद हम तीसरे कार्यकाल में कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। रामकृपाल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल?
निकलिए। शिव भोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले के मामले में पिछले महीने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आने लगा है। उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली में ममता सरकार के खिलाफ काफ़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। ये महिलाएं टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों द्वारा ईडी अधिकारियों की पिटाई को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं के भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए काफ़ी संख्या में पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, विशेषकर संदेशखाली में हुई हिंसा को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में टीएमसी के गुंडों द्वारा स्थानीय जनजातीय समुदायों पर हमले का मुद्दा उठाया है। सुकांत मजूमदार ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि ईडी टीम पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ने संदेशखाली में आतंक का माहौल बना रखा है। बार बार गुहार के बावजूद स्थानीय पुलिस लोगों की मदद नहीं कर रही है। इन हालात की वजह से कानून व्यवस्था का ढांचा बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सुकांत मजूमदार ने हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हिंसा और आतंक फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए ओबीसी वाले बयान पर वे लगातार घिरते जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए ओबीसी वाले बयान पर बीजेपी के नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। The fresh allegation of Sri Rahul Gandhi ji that Sri Modi ji ensured the inclusion of the Ganchi Teli caste in the OBC list after becoming the Chief Minister of Gujarat is a blatant lie. श्री राहुल गांधी जी को मोदी जी का फोबिया हो गया है। वो हर समय मोदी जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं उनको सहन नहीं हो रही हैं। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे भी ये बता रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, और उनकी यात्रा फ्लॉप शो साबित हो गई है। तो श्री राहुल गांधी जी का ये फ्रस्ट्रेशन है जो इस प्रकार की बातें वो बोलते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनका परिवार ये बता सकता है उनकी जाति क्या है? क्या वो ये बता सकते हैं कि उनका धर्म क्या है? जिसकी खुद की जाति का पता नहीं है, खुद को पता नहीं है, अपने धर्म का पता नहीं है, उसको इस प्रकार की बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम
एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हिंद महासागर पर हो रहे सम्मेलन में हिस्सा लिया है। पर्थ में चल रहे इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और सिंगापुर के विदेश मंत्री विलियम बालाकृष्णन शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर सम्मेलन को आज संबोधित भी किया। As the concept of Indo-Pacific took root, initiatives like the Indo-Pacific Oceans Initiatives, the Indo-Pacific Economic Framework, and the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness emerged, amongst others. ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसी के साथ न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पत्रकार अनंत विजय की लिखी पुस्तक ओवर द टॉप का मायाजाल का विमोचन किया। भारत सरकार ने पौड़ी जनपद को बड़ी सौगात दी। पौड़ी में एक तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय की स्थापना होगी। वन मंत्रालय द्वारा लगभग 1 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने मुलाकात की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर दी।